नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धातु अधातु। ठीक है बेटा, इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीजों को आप लोगों के सामने रखा है। मैंने कहा था ना कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उस पर मैंने फोकस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उन सभी टॉपिक को मैंने मार्क किया था और ये उनकी वैल्यू भी बताया था कि भाई साहब मतलब कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन ऐसे टॉपिक हैं कि बहुत कम मतलब लेस इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि हम जो टॉपिक मार्क किए थे, स्टार मार्क किए थे, जैसा भी किया था मैंने उस पर आप जो कहा था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो मैंने इस पर एक लेक्चर दे दिया है, ठीक, जिसमें मैंने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है। आज हम आगे की बातें करने जा रहे हैं बेटा, तो आप लोग मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाएं। ठीक है बेटा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस टाइम पे तो बायोलॉजी की क्लास चलनी चाहिए थी, थोड़ा सा डिले भी हुआ, क्लास भी नहीं चली। इसके पीछे रीजन ये है कि आज थोड़ा सा बायो की मैम का हेल्थ इशू है, इसलिए वो क्लास नहीं ले पाई है, इसलिए मैं अपने सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए आइए जरा। बेटा मैंने आप लोगों को धातुओं और अधातुओं के बीच में अंतर बताया था ना, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को धातुओं और अधातुओं के बीच में अंतर बताया था। आज हम लोग बात कर लेते हैं धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अधातुओं के बारे में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम अधातुओं के बारे में पढ़ते हैं बेटा तो अधातुओं के बारे में हम जल्दी से निपटा देते हैं, बाकी धातुओं के बारे में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसको थोड़ा लास्ट में करते हैं, यानी कि पहले हम लोग अधातुओं को पढ़ लेते हैं। आप लोग जैसा बोलिए पहले किसको पढ़ा जाए, धातुओं को एक कि अधातुओं को। चलिए पहले धातुओं को ही डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि सर आप क्रम से नहीं चल रहे हो। कहते भी तो बहुत हो, सुनता भी मैं हूं, क्या करूं, वो तो मेरे ही बच्चे। ये मैं मोटा कर रहा हूं यार, ये पतला क्यों हो रहा है, इस पे होगा। हाँ। हम लोग पहले पढ़ते हैं धातुओं के अभी क्लास स्टार्ट नहीं किया, कौन फोन करने लगा। हाँ, हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण। किसकी बात करने जा रहे हैं, तो मैं पतला करता हूं पतला नहीं होता, मोटा करता हूं तो मोटा नहीं होता, क्या बात है, मेरी क्लास में होता है क्या ऐसा। धातुओं के भौतिक गुण, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, धातुओं के भौतिक गुण की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल, टच ना करो फिर भी टच होता है तो अच्छा नहीं लगता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी के भौतिक गुण की बात करते हैं, अगर हम किसी के भी भौतिक गुण की बात करते हैं तो भौतिक गुण का मतलब होता है कि हम उसके रंग, रूप, आकार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रंग, रूप और आकार की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसको भौतिक गुण कहते हैं। और अगर हम रासायनिक गुण की जब बात करते हैं ना, तो रासायनिक गुण में हम लोग मेनली किसके बारे में बात करते हैं कि जो पदार्थ हम लिया है ये किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों को बात करना होता है रासायनिक गुण में। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण, यानी कि हम लोगों को मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, तो इसके हमें रंग, रूप, आकार, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करना होगा। चलिए आ जाइए बेटा। हाँ ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं धातुओं के भौतिक गुण में। फर्स्ट नंबर हम ये बोलते हैं, इधर से व्हाइट चला उधर से रेड, अजीब बात है यार। चलिए फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं मैजिक। दिस इज द मैजिक ऑफ अभ्युदय एकेडमी क्लासेस। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा इसके
अवस्था की पहले बात कर लेते हैं, भौतिक गुण में हम लोग बात कर लेते हैं अवस्था। ठीक है, अगर हम अवस्था की बात करते हैं जिसको फिजिकल स्टेट कहते हैं, भौतिक अवस्था कहते हैं, अवस्था की अगर हम बात करें तो बेटा जनरली अगर हम धातुओं की बात करते हैं ना, तो धातुएं जो होती हैं ये अपने ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, गैलियम और हाँ गैलियम को छोड़कर, गैलियम को छोड़कर, ठीक है, गैलियम और एक और होता है यार बोरोन, बोरोन को भी छोड़कर। बोरोन को जनरली अगर हम बात करें धातु में रखा जाता है, क्या धातु में, उसका ज्यादा प्रॉपर्टी धातु की तरफ होता है और कम प्रॉपर्टी उसका अधातु की तरफ होता है, इसलिए बोरोन को धातु ही कहा जाना अच्छा लगता है, मतलब कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, अवस्था में अगर हम बात कर रहे हैं तो अवस्था में धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में होती। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो पारा होता है, मरकरी जिसको कहते हो, वो तो धातु है पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को, मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो बंदे ये कहते हैं, जो बंदे ये कहते हैं कि पारा धातु है, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। पारा ना तो धातु है ना ही अधातु है, पारा उपधातु होता है। ये बात आप लोगों को नोट करना होगा, ठीक है बेटा। कुछ लोग या कुछ टीचर भी ऐसा पढ़ा देते हैं कि पारा जो होता है धातु होता है। पारा धातु नहीं है बेटा, पारा ना तो धातु है ना ही अधातु है, पारा उपधातु है। क्या है बेटा? पारा उपधातु है, यानी कि वो धातुओं के भी और अधातुओं के दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता। अरे मैं क्या बात करने लगा यार, पहले इसको तो लिख देते हूं। अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो धातुएं कहां पे टच हो रहा है भाई? धातुएं सामान्यता ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। गैलियम को छोड़कर, गैलियम, हाँ गैलियम भी होता है और एक और होता है यार, क्या नाम है उसका? जर्मेनियम। जर्मेनियम को अगर हम द्रव में रखेंगे तो नहीं, जर्मेनियम नहीं होगा, सिर्फ आपको गैलियम लिखना है। बाकी अगर जो पारा कहते हैं तो उसको हम लोग उपधातु में रखेंगे। ठीक है बेटा? हाँ, सिर्फ हमें इसमें गैलियम ही अगर एक्सेप्शन, मतलब अगर हम छोड़ें, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें गैलियम को छोड़कर, गैलियम को छोड़कर सामान्यतः ये क्या होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना बेटा कि पारा जो है, आप लोग हमेशा से कंफ्यूज रहते हो, हमेशा से आपको टीचर लोग पढ़ाते आए हैं कि पारा धातु है। पारा ना तो धातु है ना अधातु है, वो क्या है बेटा? उपधातु है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें अगर हम आगे बात करना चाहें बेटा तो आगे ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। अरे यार, इनके गलनांक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? गलनांक की बात कर लेते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। आज क्या हो रहा है यार, मेरे साथ ही ऐसा होता है क्या? भूत वगैरह तो नहीं आ गया? अब आप लोग वायरल करोगे कि राहुल सर की क्लास में घुसा भूत। ठीक है, घुसा नहीं, घुसा भूत। अगर हम लोग बेटा मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्या आप लोगों को पता है, क्या आप जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है? क्यों? चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या आप जानते हैं गलनांक किसको कहते हैं? कोई भी पदार्थ, वह तापमान जिसपे कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात क्या करिएगा? ध्यान से सुनिएगा। आपसे अगर गलनांक की बात करता है तो गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? जो बच्चे नहीं जानते हो कोपचे में लिख लें। ठीक, कोपचे मतलब कोन्ने में, जैसे कॉपी का रफ का कोन्ना होता है कि नहीं होता है? नहीं तो आप लोग भाई बहुत अच्छे इंसान हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए सर गलनांक क्या होता है,
अगर आपसे कहा जाए कि गलनांक क्या होता है, गलनांक वह तापमान होता है जिसपे कोई धातु अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे, उसको गलनांक कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धातुओं के गलनांक की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? धातुओं के गलनांक की बात कर रहे हैं। अगर हम धातुओं के गलनांक की बात करते हैं, अगर हम धातुओं के गलनांक की बात करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। धातुओं का गलनांक निश्चित होता है, धातुओं का गलनांक निश्चित होता है। ठीक है बेटा, मतलब यहाँ पे कहने की कोशिश ये की जा रही है कि आपको किसी भी धातु का गलनांक देखना तो उसका फिक्स होता है, ना तो कम हो सकता है ना ही ज्यादा हो सकता है। क्यों यहाँ पे मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप ना तो धातु क्या फ्रीज कर सकते हो क्या? जैसे आपको लोहा दिया जाए, लोहे को फ्रीज करके उसको बर्फ जमा सकते हो क्या? हाँ? हाँ? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई साहब हम ना तो उसको ठंडा कर सकते हैं, भाई गर्म तो कर सकते हो। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, लोहे को हम उतना ठंडा नहीं कर सकते कि वो बर्फ बन जाए। क्या बन जाए? बर्फ। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है बेटा? ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा गर्म करने और उसको ठंडा करने पे उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है धातुओं पे। क्यों? क्योंकि धातुओं के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु जो होते हैं ना, आपस में बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं, आपस में बहुत ज्यादा उनके बीच नजदीकियां होती हैं। क्या होती है बेटा? उनके बीच बहुत ज्यादा नजदीकियां होती हैं, उनके अणुओं के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता है। इसीलिए उनमें अगर हम बात करें कि अब भाई उसको और ठंडा करोगे तो कहाँ जाएगा? और भी सिकुड़ेगा क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि भाई उसके पदार्थ, उसके जो अणु हैं धातु के जो अणु हैं आपस में इतना ज्यादा चिपके हैं कि और उनको ज्यादा चिपकाया ही नहीं जा सकता है कि नहीं? है ना। तो यहाँ पे अगर बात हम करें कि धातुओं का गलनांक निश्चित क्यों है, निश्चित इसलिए है कि आप अगर मान लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हो, इलाहाबाद में, यानी कि संगम के किनारे हो, यानी कि गंगोत्री में हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोहे को पिघलाते हो, ठीक है ना, ये मजदूर का हाथ है का दिया, लोहा भी पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें लोहे को पिघलाने की, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने लोहे को तापमान किस पे वो पिघल रहा है? 400 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस पे लोहा पिघल रहा है। तो आप अगर शिमला में चले जाओगे जहां पे बर्फ वगैरह गिर रही है, वहां पे भी आप जाओगे ना, तो वहां पे भी 400 डिग्री सेल्सियस पे ही, 400 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या हो जाएगा बेटा? पिघलेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। यानी कि उसका निश्चित होता है, चाहे आप यहाँ पे गलाओ, चाहे उसको शिमला में जाके गलाओ, ठीक है, चाहे आप उसको ले जाकर के पाकिस्तान में गलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, आगे बात करते हैं। इस तरफ से इसको ले लेते हैं, इस तरफ से इसको लिए, इस तरफ से इसको लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा, अब हम बात कर लेते हैं, वाइट ही चलेगा, मानता नहीं कोई बात। थर्ड नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, इनके किसकी बात कर लें? क्वथनांक की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें क्वथनांक, गलनांक, ठीक, या फिर हिमांक, सब निश्चित होता है। ठीक, चाहे क्वथनांक की बात करो, गलनांक की बात करो, या फिर किसकी बात कर लो, हिमांक की बात कर लो, सब निश्चित होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट पॉइंट करके, नंबर करके क्या बार बार लिखूं, नोट करके लिख देता हूँ। नोट पॉइंट पे हमें ये लिखना है बेटा, गलनांक, क्वथनांक, और क्या? हिमांक लिख देते हैं। हिमांक धातुओं का निश्चित होता है। ठीक है बेटा, ठीक है सर, क्या होता है? निश्चित होता है। ओके बेटा, हाँ सर। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ूं। ठीक, इसका क्या कीजिए,
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। अच्छा, चमक वगैरह की हम बात कर लेते हैं, चमक वगैरह की भी बात कर लेते हैं कि भाई साहब रंग रूप आकार बात किया हूँ, तो रंग की तो बात अभी नहीं हुई, रूप रंग रूप एक ही बात है। आकार, आकार तो मतलब यही सब है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो भाई आकार ही तो बता रहा है कि नहीं? ठोस अवस्था क्या बता रहा है? उसका आकार ही तो बता रहा है। एक प्रकार से अगर हम बात करें, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए फिर चलिए, आइए फिर हम लोग बात कर लेते हैं बेटा इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं चमक की। किसकी बात कर लेते हैं? चमक। किसकी बात कर लेते हैं? चमक, या जिसको क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस कहा जाता है इसको, ठीक है? वो ब्राइट वाला नहीं कि कितना चमकीला है, ये वाला नहीं। यानी कि यहाँ पे हम सीधे बात कर रहे हैं रंग से। किससे बात कर रहे हैं? चमक यहाँ से हमें क्या मतलब क्या बता रहा है? चमक हमें ये बता रहा है कि इसका रंग क्या है। मतलब सीधे सीधे अगर हम बात करें कि रंग कहाँ से ये धातुओं का आता है, जैसे आपने देखा होगा कि लोहा है तो लोहे का अलग रंग होता है, ठीक है? और स्टील है तो स्टील भी तो लोहे का ही उत्पाद है। अगर हम बात करें चांदी है तो चांदी का अलग रंग होता है। आप बात कर लो हीरा नहीं, छोड़ो, आप बात कर लो उसका सोने का, तो उसका अलग चमक होता है, ठीक है? मतलब इन सभी चीजों का क्या होता है बेटा? अलग अलग चमक होता है। धातुओं में क्या होती है? विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, यानी कि इनका विशेष प्रकार का रंग होता है। क्या होता है बेटा? विशेष प्रकार का रंग होता है। और ये जो रंग होता है ना, ये जो रंग होता है, ये जो रंग होता है, ये क्यों होता है? ठीक है, आप लोग जब 12th की कक्षा में जाओगे, आप जब डी ब्लॉक पढ़ोगे ना, डी ब्लॉक में एक चैप्टर है, मतलब 12th की कक्षा में एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, डी ब्लॉक, उसमें आप लोगों को डिटेल में बताया गया है, पर आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। होता क्या है कि धातुओं के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? जिससे वे इलेक्ट्रॉन कभी उच्च कक्षा में या कक्षक में, उच्च कक्षक में तो कभी निम्न कक्षक में, तो कभी निम्न कक्षक में जाते हैं। हाँ, क्या होते हैं बेटा? निम्न कक्षक में जाते हैं, जिनके कारण चमक उत्पन्न होती है। जाते हैं जिनके कारण उनका विशिष्ट रंग दिखाई देता है। विशिष्ट रंग दिखाई देता है। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने लिख दिया है, अच्छे से लिख दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो आप ले लेना सोना, चांदी, और क्या ले लेना बेटा? और आयरन भी ले लेना, ठीक है? आयरन कैसा होता है बेटा? श्वेत कलर का होता है। चांदी चमकदार श्वेत कलर की होती है, और सोना पीले कलर का होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक। चलिए, नोट डाउन करना चाहते हो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, क्या करना चाहते हो भैया? आइए फिर आगे बात करते हैं। चलिए, सेव करूं? अरे सेव करने वाला ऑप्शन किधर गया यार? इधर कहाँ है? इधर
सेव करने वाला ऑप्शन कहाँ गया यार, किधर गया, नहीं दिख रहा, क्लीन कर देता हूँ, छोड़ो हटाओ, नहीं सेव करते। आप लोग स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं लिए थे? लिए थे सर, तो चलिए आगे बढ़ जाइए। आइए अब हम लोग बात करते हैं, चलिए फिर बात कर लेते हैं बेटा धातुओं के रासायनिक गुण की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? धातुओं के, अबे यार यहाँ लिख रहा हूँ वहां भी लिख जा रहा है, कोई परेत आत्मा आ गई है हमको लगता है। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल, अबे यार सत्यानाश हो इस परेत आत्मा का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है बेटा। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? धातुओं के रासायनिक गुण। किसकी बात करने जा रहे हैं? धातुओं के रासायनिक गुण। एक बार आपको फिर से बता दूं कि बेटा जब हम लोग रासायनिक गुण की बात करते हैं ना, जब हम लोग रासायनिक गुण की बात करते हैं तो रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि कोई पदार्थ किसी के साथ अब क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि भाई उसको अपने मनपसंद शादी करनी है या फिर उसको अरेंज मैरिज करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे वाह सर, क्या क्या ख्वाब दिखा देते हो आप। चलिए आ जाइए बेटा, अब हम लोग बात कर लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुण, यानी कि किसके साथ अपक्रिया करेगा किसके साथ नहीं करेगा। रासायनिक गुण का मतलब ही यही होता है कि वो अपक्रिया करता है कि नहीं करता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? अच्छा यहाँ पे लिख भी दूं क्या? हाँ आपको वैसे भी समझ में आया होगा कि धातुओं के रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि रासायनिक अपक्रिया। ठीक, चलिए फर्स्ट नंबर डालते हैं, इतना तो आता ही होगा। ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, क्या बेटा? धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। या फिर हम पहले लिख देते हैं धातुओं का ऑक्सीजन के साथ ही नहीं, पहले हम जल के साथ करा देते हैं, ठीक, लास्ट में ऑक्सीजन के साथ देखेंगे। ठीक है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद H2O, क्या? H2O यानी कि जल। ठीक है, चलिए आ जाइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक रासायनिक अपक्रिया करके देख लेते हैं, फिर उसके आधार पे हम इसकी कहानी बना लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? उसके आधार पे। अब क्यों कह रहे हो कि आप लोग सोच भी रहे होंगे कि सर पहले आप रासायनिक अपक्रिया ही क्यों करा दे रहे हो, पहले इसकी कहानी तो लिखाओ, कहानी से हम लोग कोई रासायनिक अपक्रिया लिख लेंगे। बेटा वो झन्नाटेदार कंटाप लगेगा आप लोगों को, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा ना तो आपने पूरी की पूरी केमिस्ट्री मिस कर दी। रासायनिक अपक्रिया का चैप्टर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना। तो किसी के साथ कैसे रिएक्शन कराते हैं ये भी तो सीखा होगा, सीखे थे कि नहीं सीखे थे? सीखे थे ना। तो चलिए पहले हम लोग रिएक्शन करा लेते हैं भाई, जो बनेगा, जो जैसी भी क्रिया होगी उसके बारे में हम कहानी लिख देंगे, है कि नहीं? अपन लोग तो कहानी लिखने का आर्टिस्ट है। ठीक है, आइए फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, आपको दिया गया है सोडियम, क्या दिया गया बेटा? सोडियम। फिर आपको दिया गया है क्या? मैं पानी पानी हो गई, आपको पानी दिया गया, आपने रिएक्शन कराया, इसका क्या कराया? आपने रिएक्शन कराया, सोडियम का जल के साथ आपने रिएक्शन कराया, तो क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम का जब आपने जल के साथ अपक्रिया कराया तो ये बना लेगा क्या? क्या बना लेगा बेटा? ये बना लेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये बनाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा? प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा।
क्या बनाएगा बेटा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन कौन से ऐसे बंदे हैं, कौन कौन से ऐसे बंदे एवं महारथी बंदियां हैं, मतलब मेरे प्रिय प्रिय छात्र एवं छात्राएं हैं जो इस रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रजेंटी दिखाओ जरा, दिखाओ 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 दिखाओ, क्या हुआ, बैलेंस कर लोगे, हाँ बोलो बोलो बोलो, संतुलित कर लोगे इसको। मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था? रासायनिक अपक्रिया के चैप्टर में मैंने आप लोगों को रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने का जो ट्रिक मैंने बताया था, किया था कि नहीं किया? तो मैंने बताया था कि पहले आपको धातु का बैलेंस करना है। धातु को पहले देखो कौन कौन धातु है, ये तो धातु है, सोडियम धातु है। तो पहले आपको धातु को बैलेंस करना है, फिर अधातु को। अधातु, हाँ इसमें तो नहीं नजर आ रही अधातु, अधातु नहीं नजर आ रही। फिर किसको बैलेंस करना है, किसको किसको किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन नजर आ रहा है, हाँ भैया नजर आ रहा है, उसको बैलेंस कर देंगे। फिर अगर जब कभी भी जल इधर भी दिया रहा हो, जल उधर भी दिया रहा हो, चाहे किसी भी साइड जल बना रहा हो, तो उस साइड पे अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं ना, तो हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था? आइए पहले धातु को बैलेंस करते हैं। धातु तो मान लीजिए कि इधर एक है, इधर भी एक है, ओके ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन इधर एक है, उधर भी एक है। अच्छा ऑक्सीजन भी तो बैलेंस है यार। तो अब यहां पे कहानी ये होती है, एक लास्ट पॉइंट पे आता है कि आप अगर सारी चीजों को आपने बैलेंस कर लिया, तो एक लास्ट मोमेंट पे आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार हाइड्रोजन नहीं बैलेंस होता है, हाइड्रोजन को लास्ट में रखा जाता है। यानी कि हो सकता है ना कि मान लीजिए कि आपने बहुत सारे काम को करना है, ठीक, स्कूल जाते समय आपको बैग वगैरह में सारी चीजें पैक करनी है, ठीक है। आप जब बैग में पैक कर रहे हो सारी सामान को, मतलब स्कूल में जो ले जाते हो सामान नकल मारने का, जब पेपर होने लगता है, तो आपने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी चीज को क्या किया, पैक किया बैग में, ठीक है, भर लिया। फिर उसके बाद आपने सोचा कि हो सकता है कि मैं किसी एक ऐसे चीज को भूल रहा हूं जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, यानी कि हो सकता है कि वो साथ में चला भी गया हो, जो चीज मैं पहले वाला पैक किया उसके साथ में चला गया हो, ठीक है। तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो उसके साथ में चला जाता है, नहीं तो छूट भी जाता है कि नहीं, है ना। तो भाई वो छूट जाता है तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये अगर हम क्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक अपक्रिया ये हमको कहती है, रासायनिक अपक्रिया जब संतुलित हमसे ये कहती है कि अगर कोई संतुलित है, अगर कोई रासायनिक अपक्रिया या समीकरण संतुलित है, तो उसमें सारे तत्व, जितने भी परमाणु तत्व का मतलब मैं यहाँ से किससे रिलेट कर रहा हूँ, परमाणु अथवा अणु से। आपने जिस साइड पे लिया था अभिकारक के साइड पे जितना, उधर उत्पाद के साइड पे भी होना चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? मतलब चाहे कोई भी परमाणु हो, कोई भी अणु हो, आपको दो साइड पे संतुलित देखना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। सोच रहे हो कि यार क्या रॉकेट साइंस बता रहे हैं, चलो छोड़ो हटाओ। सोडियम इधर एक है, हाँ सर इधर एक है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर एक है, ऑक्सीजन भी इधर एक है। हाइड्रोजन इधर दो है, हाइड्रोजन इधर आपको तीन नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में आप कहाँ बैलेंस करोगे? ये सोडियम के आगे कि यहाँ पे बैलेंस करोगे आप। यहाँ पे जब सोडियम को किया, सॉरी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे 2 लिखा आपने, ठीक, तो हाइड्रोजन हो गया 4, इधर है 3, ये भी गड़बड़ आ गया भाई साहब। और क्या गड़बड़ हो गया? अब तो भाई यहाँ पे जब मैंने लिख भी दिया तो अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन तो इधर एक, ये भी गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे भाई? अब फिर से शुरू से आ जाते हैं। क्या करते हैं बेटा? फिर से शुरू से आ जाते हैं, फिर से देखते हैं सोडियम, सोडियम बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। अधातु तो है नहीं, नहीं है। फिर आ जाएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए इधर 2 लिखेंगे। खेला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? क्या बात करते हो, समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है। इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 कर दिया। किया कि नहीं किया? किया ना। अब क्या है कि भाई ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ये 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर है। अब ये कहानी ये होती है कि आपने भाई साहब इन सबको बैलेंस करने के चक्कर में आपने किसको अनबैलेंस कर दिया? धातु को। तो धातु को देखो जरा, इधर 2 हो गया भाई साहब, इधर 1 ही रह गया, तो क्या कर दो, इधर भी 2 लगा दो। देखो सोडियम 2 इधर हुआ, 2 इधर हुआ। यही तो अभ्युदय एकेडमिक क्लासेस की ब्यूटी है बेटा। यानी कि ये पार्ट जो था ना, आपको मैंने पढ़ाया था रासायनिक समीकरण वाले पार्ट में, यानी कि चैप्टर जो रासायनिक अपक्रिया समीकरण था ना, उसका एक पार्ट था रासायनिक समीकरण का, उसमें मैंने बैलेंसिंग सिखाया था। फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनका क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, तो इसीलिए उनको भी बताना पड़ता है भाई साहब। नहीं,
आप लोग यार बिंदास लेवल के बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तभी तो आप अभिद्य एकेडमी क्लासेस से जुड़े हो ना। चलिए कोई बात नहीं है। बैलेंस हो गया, सभी चीजों को देख लो, चेक कर लो एक बार, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे कहानी अगर हम लिखना चाहेंगे बेटा, अगर हम कहानी लिखना चाहेंगे, क्या करेंगे बेटा, कहानी अगर लिखना चाहेंगे तो कहानी आप बना दो, कहानी आप बना दो देखकर इस रासायनिक अपक्रिया को, देखकर इस रासायनिक अपक्रिया को कहानी बना दो कि धातुएं जब जल के साथ अपक्रिया करती हैं, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाती हैं। अबे यार क्षार तथा हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। इसके मैंने लिख दिया है, कहानी आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें भाई साहब, और भी आपको करना है, प्रैक्टिस करना है बेटा, अगर और भी आपको प्रैक्टिस करना है ना तो और भी चीजें मैं दे देता हूं आपको होमवर्क की फॉर्म में, यहीं पे आपको दे देता हूं। जल के साथ अपक्रिया कराना है धातुओं की, आपको जल के साथ अपक्रिया कराना है किसका, और मतलब धातुओं की जल के साथ, अबे यार उल्टा लिख दिया ये हमको डब्लू बना दिया। होमवर्क, चलिए ध्यान दीजिएगा होमवर्क में क्या है, फर्स्ट अपक्रिया क्या दे दूं आपको, दे देता हूं मैं इस अपक्रिया को आपको करके आना है, पूरा भी करके आना है और संतुलित भी होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको क्या दे दूं बेटा, आपको दे देता हूं, क्या कर देता हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम दे देता हूं, कैल्शियम प्लस पानी दे देता हूं। इस अपक्रिया को भी पूरा करके आना और बैलेंस करके आना, ये दो आपको होमवर्क दे दिए गए हैं बेटा, इसको आप करके आइएगा, ठीक है। अभी टाइम तो हो रहा है, पर एकात अपक्रिया और भी देख लेते हैं फटाफट। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, एकात अपक्रिया और चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट लोगे, ले लिए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब धातुओं की हम सेकंड नंबर अपक्रिया कराने जा रहे हैं, धातुओं की सेकंड नंबर अपक्रिया करा देते हैं। किसके साथ करा दिया जाए, 2 नंबर लिखते हैं। धातुओं की अबे यार, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। अब कहोगे कि सर अब आप अम्लों और क्षारों के साथ भी करा के दिखाओ, तो आप लोगों को जो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था अम्ल क्षार एवं लवण, उसमें मैंने अम्लों एवं क्षारों की रासायनिक अपक्रिया पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। मैंने बताया था कि अम्लों को जब हम धातुओं के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, मैंने बताया था कि क्षारों की जब हम धातुओं के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो भाई अब क्या बार बार वही चीज रिपीट करना, तो चलिए देख लेते हैं धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। क्या देख लेते हैं बेटा, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, पहले हम इसका देख लेते हैं फिर उसके बाद कहानी लिखेंगे, ठीक है। पहले रासायनिक अपक्रिया कोई बनाते हैं, कलर दूसरा लेते हैं, ग्रीन वाला लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इसकी पहले रासायनिक अपक्रिया बना लेते हैं। आपको दिया गया है कोई धातु, क्या दिया गया है बेटा, कोई धातु दिया गया है। जैसे आपको दिया गया है क्या, आपको सोडियम दिया गया है, ठीक है।
प्लस में आपको ऑक्सीजन दिया गया, क्या दिया गया है, प्लस में आपको ऑक्सीजन दिया गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये क्या बना सकता है, ये बना सकता है सोडियम ऑक्साइड, क्या बना सकता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, क्या बनाएगा बेटा, Na2O बनाएगा, Na2O बनाएगा। तो सोडियम उधर 2 है तो इधर भी 2 कर देते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड बना रही है ना। चलिए अब कहानी लिख देते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर धात्विक ऑक्साइड बनता है। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर धात्विक ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड बनता है। होमवर्क दे दूं इस पे, आइए फिर होमवर्क दे देते हैं बेटा। इस पे मैं होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को। अबे यार, होमवर्क लिखने के चक्कर में पहले हम W लिख देते हैं। कभी होमवर्क नहीं देता ना मैं बच्चों को, मैं बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता, इसीलिए। चलिए होमवर्क दे दूं आपको। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराना है, ठीक है। ये अपक्रिया पूरा भी करना है, बैलेंस भी होनी चाहिए। सेकंड नंबर अगर हम बात करें, आपका कर देना है किसका, किसका बना दूं बेटा, आपको किसका करा दूं मैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम का करा देता हूँ। कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा देना, ठीक है। ये चीज़ है, आप लोगों को बैलेंस भी करनी है, ऑक्सीजन भी बना मतलब अपक्रिया को भी बना के आना है, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्यों, क्योंकि वो भी आके अभ्युदय एकेडमी क्लासेस के क्रांति बैच से जुड़ सकें। इसलिए कि हम लोगों को बोर्ड के एग्जाम में तोड़फोड़ मचा देना है। क्या मचा देना है बेटा, तोड़फोड़ मचा देना है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास की यहीं पे समाप्ति करते हैं। अब आपका चलने जा रहा है नेक्स्ट क्लास, जो कि मैथ का होने वाला है, ठीक है। आप लोगों से मिलता हूं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।